तो हम z को डिफाइन कर दिया हमने। अब z का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको अपन थोड़ी देर में डिराइव कर रहे हैं अभी, है ना, कि मैथमेटिकली z इज गिवन बाय, है ना, देखो नाम में इसके इक्विवेलेंट वेट आ रहा है क्या, ये रहा देखो, ये है ना इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट से ये कैसे कनेक्टेड है, तो दिस इज कनेक्टेड विद इक्विवेलेंट मास एज फॉलोज कि W इज गिवन बाय इक्विवेलेंट मास ओवर 96500, जहाँ पर E क्या है, E इज द इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में क्या रिलेशन है, तो ये भी हम जानते हैं, नहीं जानते तो अपन थोड़ी देर बाद सीख लेंगे ना, कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इट्स अ मोलर मास ओवर वैलेंसी फैक्टर, n फैक्टर। ओके, तो ये हमने E को किससे रिप्लेस कर दिया, m/f से। क्लियर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो W की, सॉरी ये तो Z की वैल्यू है ना, W की वैल्यू थोड़ी है। एक तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, इन प्लेस ऑफ व्हाट, Z आएगा यहाँ पर, इट्स अ Z नॉट W। Okay, z is given by, so this is the expression of z, put z over here। ठीक है, अब हम ये z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी थी शायद हमने, या अब कर लेते हैं, तो है ना, इन प्लेस ऑफ z व्हाट शैल वी पुट, m/f इंटू 96500। तो वी विल गेट एन एक्सप्रेशन जिस पर न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं बहुत सारे हैं। तो ये देखो हमने ये वैल्यू रख दी है ना, इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। तो ये हमने ये वाली वैल्यू रख दी z की। तो एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया हमारे पास, w इक्वल्स टू कौन सा, m/f इंटू 96500। ओके, नाउ इफ़ यू आर नॉट गिवन द चार्ज, है ना, q यहाँ पर चार्ज है, तो अगर आपको चार्ज की बजाय करंट गिवन है तो वी नो दिस रिलेशन, करंट इक्वल्स टू चार्ज ओवर टाइम। तो q क्या हो जाएगा, i इंटू टी। तो इन प्लेस ऑफ q हम क्या पुट कर सकते हैं, आई टी। तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ करंट एंड टाइम। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है ना, क्या होगा फॉर्मूला, MIT/f इंटू 96500। ऊपर आएगा MIT, नीचे आएगा f इंटू 96500। ओके। सर हम्म सर ये 96500 ये भी किसकी थोड़ी वैल्यू देर है? में आ रहा है अभी, 96500 है ना, इट्स अ फेराडे कांस्टेंट, ये भी बता रहा हूँ मैं। पहले अपन ये देख लें एक एक टर्म के बारे में, W क्या है, M क्या है, Q क्या है, F क्या है, ऑल दिस, है ना, सर ये ये नोट सारे। नहीं किया। हाँ सर। अच्छा, ये फॉर्मूला नोट नहीं कर रखा आपने, नहीं सर, ऊपर से नोट करना है सर, 1 फैराड इक्वल्स टू 96500 तक ही नोट किया। ये तो सर एक बार फर्स्ट लॉ से ही दिखा दो। नहीं, ये शायद नोट होगा आपके पास, देखो जरा, ये यहाँ तक मैंने पढ़ा रखा है पहले, देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ा मैंने सर पहले। W इक्वल्स टू MIT/f इंटू 96500 तक नोट किया था, हाँ ये, ये सर याद हाँ है। पढ़ा था। ठीक है, अब देखो एक एक का मतलब देख लो जल्दी से। अब इस, है ना, इनमें जो जो टर्म्स आ रही है ना उन सब के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो व्हाट्स W, W होता है वेट डिपॉजिटेड, कैथोड या एनोड पे जो वेट डिपॉजिट होता है उसको अपन W से डिनोट कर रहे हैं। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है, लेकिन कैपिटल M जो यहाँ पर है दिस इज मोलर मास, और मोलर मास को अपन किस में एक्सप्रेस करेंगे, मोल्स, ग्राम पर मोल। अगर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रही है, H2 गैस डिपॉजिट, सॉरी इवॉल्व हो रही है, तो बताओ उसका मोलर मास क्या लेंगे। अगर H2 गैस इवॉल्व होती है 2 एनोड, ग्राम। उसका मोलर मास लेंगे 2 ग्राम्स पर मोल, है ना। इफ क्लोरीन गैस इज बीइंग डिपॉजिटेड, इट्स मोलर मास विल बी टेकन 71 ग्राम पर मोल, ऐसे। तो ये हो गया कैपिटल M। Q इज द चार्ज इन कूलम। ओके, कूलम में ही देंगे वैसे, आपको चिंता मत करो, लेकिन कभी कभी मिली कूलम, माइक्रो कूलम दे दे तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आपको चार्ज नहीं दे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे। इफ़ यू आर गिवन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप उसको चार्ज में कन्वर्ट कर लोगे, बोलो यस सर। क्या फॉर्मूला होता है, नहीं Q सर। इक्वल्स टू एनी। Q इक्वल्स टू एनी। एक फॉर्मूला ये भी लिख लो ना, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो, समटाइम्स दिस में ऑल्सो भी देयर, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई, जहाँ पर N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट्स स्मॉल ई, स्मॉल ई को क्या बोलते हैं, बोलो ज़रा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यस, है ना, स्मॉल ई होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। बहुत ही बेसिक सी बात है, याद आ रही होगी आपको बिल्कुल, है ना, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं शायद इसको, है ना। ओके,
अब ये F को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसके दो तीन नाम है, वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर, इस तरीके से। अभी कैसे फाइंड करते हैं ये भी अपन जस्ट पढ़ने वाले हैं। I को बोलते हैं करंट एंड दिस शुड बी टेकन इन एम्पियर। अगर मिली सर एम्पियर में गिवन है, हाँ सर आपके बार बार ना डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? मेरी तरफ से आ रहा है क्या? ये किसी का माइक ऑन है? सर वो कुकर की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, नहीं चाहते क्या आप लोग? खाना नहीं खाऊं मतलब क्लास लेने के बाद में भूखा रहूं? नहीं सर, मैं तो बताया था कि आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, इसके अलावा और कोई दूसरा डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। आंदर इतना ज़्यादा आ रहा है कि मैंने इसकी सेटिंग उस दिन चेंज तो करी थी कि सराउंडिंग का वो नहीं आना नहीं चाहिए। सर मेरे को नहीं पता था, सॉरी सर। नहीं मुझे बताओ, मैं इसकी दोबारा वो सेटिंग चेंज करता हूँ। नहीं सर कोई बात नहीं। मैं अलग रूम में बैठा हुआ हूँ, किचन बहुत दूर है, फिर भी अब देखो फिर से आ रही होगी। हाँ सर। मुझे लग रहा है हाँ सर, सराउंड। इतनी आ रही है कि आपकी आवाज़ से कम आ रही है। अच्छा, तो क्या करा जाए? ऑडियो सेटिंग में और कोई चेंज करूँ क्या? सर वो दोबारा क्या पता वापस हट गई हो। नहीं, ये एक ऑटो पे नहीं है, ये लो पर ही लिखा हुआ है, फिर मीडियम और हाई, बेसिक एंड प्रोफेशनल ऑडियो। सर इतनी दिक्कत भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, है ना। ओके, हाँ, आई इज़ व्हाट? करंट इन एम्पियर। हाँ, मैं ऐसे बोल रहा था आपको मिली एम्पियर में मिलेगा कभी करंट, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर आ जाए तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेना। टी शुड बी टेकन इन सेकेंड्स, है ना, मिनट और आवर्स में दे दे तो उसको सेकेंड में हम कर लेंगे कन्वर्ट। ओके, तो ये शायद बस हम एफ के अलावा सब कुछ जानते हैं अपन यहाँ पर, है ना। ओके, फिर अब देखो लास्ट ईयर हमने मोल के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, राइट? 11th क्लास में आपको मोल हाँ कॉन्सेप्ट के सर। अंदर 3 फॉर्मूले पढ़ाए गए थे। है किसी की मेमोरी के अंदर अभी भी? नहीं सर। हाँ सर है। बताओ ज़रा। सबसे पहले मैंने मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल में रिलेशन लिखाया था, व्हाट वाज दैट? सर नंबर अपॉन एन ए। है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एन ए, ये रिलेशन था एक तो, अपॉन एन ए, एन इज द एवोगैड्रो नंबर। सेकेंड मैंने मोल और मास में एक रिलेशन लिखाया होगा, वो क्या था? हाँ सर, सर मास अपॉन मोलर मास। है ना, मास ऑफ पार्टिकल्स ओवर मोलर मास। और एक और लिखाया था अगर आपको याद हो तो। सर वॉल्यूम वॉल्यूम अपॉन कुछ नंबर था। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7 वॉल्यूम या एसटीपी 22.4 whatever, है ना। हाँ, ये लेकिन एस पर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस। तो ये 3 एक्सप्रेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आपसे मास नहीं पूछेंगे, वो आपसे मोल पूछ लेंगे, तो आपको मास को मोल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड एक्सप्रेशन। सिमिलरली आपसे क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? विद द हेल्प ऑफ मोल्स। ये स्मॉल एन मैंने मोल लिख दिया यहाँ पर। अगर हमारे पास मोल है तो हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, और एग्जाम में पूछा गया है ये। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सर ये तीनों फॉर्मूले भी नोट कर लें। बोलो। सर 22.4 था। हाँ, वो अपडेट हो गया है। तो ये 3 मोल के एक्सप्रेशन लिख लिए थे आप लोगों ने, या अब लिखोगे? अब लिखेंगे सर। तो लिखो, जल्दी से लिखो ज़रा। सर एक साल में हुआ क्या अपडेट? 2019 में हुआ है। नहीं, 1982 में हो गया था वैसे तो अपडेट, वही बता रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। या जल्दी से ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लो मोल के, है ना। वेरी फर्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर। पार्टिकल का मतलब समझ में आता है? अगर मोल अगर मॉलिक्यूल का है तो पार्टिकल भी मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना। जिसके मोल होंगे वही पार्टिकल होगा, है ना। और ये मोल मास का रिलेशन हो गया, ये मोल वॉल्यूम का रिलेशन है ना। तो ये ऊपर के 2 फॉर्मूले तो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। बट ये थर्ड वाला फॉर्मूला सिर्फ और गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। अंडरस्टूड है, या लिखा जाए इस बात को भी? इस बात को भी लिखा जाएगा। सर अंडरस्टूड ना, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। ये भी सर 3। हाँ, सर ये फर्स्ट वाले में एन ए की फुल फॉर्म क्या है? एन की फुल फॉर्म होती है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस नंबर। और सर वैल्यू?
ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, कोई 11th वाला सुन लेगा तो क्या कहेगा कि 12th क्लास चल रही है कि 11th क्लास चल रही है। सर 11th का भूल गए सर। ये तो बहुत ही फेमस नंबर है, एवोगैड्रो नंबर तो 6.022 10⁻23। 6.0 6.022 इंटू 10⁻23। तो ठीक है, इनको तो मैं कोई नंबर दे नहीं रहा हूँ। हाँ, 22.4 भी ले सकते हैं आप, 7 भी ले सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, है ना। ये जी का मतलब समझ में आ रहा है, गेसेस ओनली। ठीक है, थोड़ा सा ये अपडेट हुआ नहीं अपना बुक्स के अंदर। खुद एनसीईआरटी कंफ्यूज है, कुछ जगह वो 22.7 लेती है, कुछ जगह 22.4 लेती है ना। देखा था अपने लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो तो, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में एनसीईआरटी वाले इसको 22.4 ले रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में वो खुद ही 22.7 ले रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना, 0.3 का डिफरेंस है, तो ना कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपकी, चिंता मत करो। बाकी लेटेस्ट जो है वो यही है कि एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.7 ही होता है। लेकिन अगर आपको 22.4 लिखा है या कहीं क्वेश्चन के अंदर वो 22.4 आ गया तो भी आप उसे सही माने। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको दोनों दे दे। अगर दोनों दिया है तो उसका मतलब फिर तो करेक्ट कौन सा होगा, 22.7 ही होगा। करना, आप गूगल करना, उसमें लिख रखा है 1982 में करेक्शन कर दिया कुछ, और अभी एक 2019 में भी करेक्शन हुआ, एनटीपी कंडीशन को चेंज कर दिया। ओके, हो गए तीनों फॉर्मूले नोट। अब देखो ज़रा, ये जो हमारे फॉर्मूले थे ना, मेन फॉर्मूले यही है हमारे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये वेट के टर्म्स में, अब इनको मैं मोल्स के टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे ये बता दो ज़रा आदित्य, ये वेट का फॉर्मूला है, मास का फॉर्मूला है, इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे? वेट को मास, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, वेट को मोल में कन्वर्ट करना है मुझे, तो व्हाट शुड आई डू? और इतनी बताओगे क्या आप? सोच लिया आपने, बताना नहीं है आज कुछ भी है। चलो आयुष आप बताओ ज़रा, ये वेट है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है मुझे, तो क्या करना चाहिए? भाविका, अभी भी तो पढ़ा है मैंने। वेट को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए दिस शुड बी डिवाइडेड बाय, दिस The शुड बी molar mass. मोलर। given mass upon molar mass. तो गिवन मास तो है ना हमारे पास ऑलरेडी, ये मास तो पहले से ही है। अगर आप इसको हाँ मोलर molar मास से mass. डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम से, तो ये मोल बन जाएगा ना। तो ऐसे थोड़ी सिर्फ इधर ही डिवाइड करोगे, राइट में भी तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर भी कैपिटल एम आएगा। लुक, अभी आप मत करना, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, कहाँ गया पेन? ये रहा। अगर मैं इसको कैपिटल एम से डिवाइड कर लेता हूँ दोनों साइड, तो पता है ये क्या बन गया, ये तो बन गया मोल। तो मोल इक्वल्स टू, और ये इधर कैपिटल एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, Q अपॉन एफ इंटू 96500। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो बोथ द साइड्स कैपिटल एम से, तो यू विल गेट वन मोर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल, इट वुड बी IT ओवर F6950O। समझ में आ गया? तो ये नीचे लिख रखे हैं मैंने एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ये हो गए है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, दीज आर 2 एंड 3। इनमें बस ये वेट्स के टर्म में, मास के टर्म में, इनको मोल्स के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल इनके ऊपर भी है। ठीक है, इनको भी मैं इनक्लोज कर देता हूँ। सर बोलो। सर ऊपर वो आपने लिख रखे थे ना, एम टी इन सब की वो दिखाना एक बार। हम्म, हो गया? नहीं सर, एक हो गया सर। चलिए,
अब ये स्मॉल एफ क्या है वो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, है ना। बता दिया तो भी दोबारा सुन लो, नहीं बताया तो सुनना ही है आपको, है ना। तो व्हाट वी से दिस स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कहते हैं इसको। दोनों में से किसी भी नाम से बोला जा सकता है इसको, ठीक है। इट हैज़ नो ऑब्जेक्शन, आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं कभी वैलेंसी फैक्टर बोल दूँ, कभी एन फैक्टर बोल दूँ, तो आप समझ जाना कि मुझे दोनों आते हैं। लुक, तो इसको 3 4 5 6 7 केस में डिफाइन करने जा रहे हैं अपन, और जो क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड करने वाला है कि इसका सिलेक्शन आपने सही करा या नहीं करा। न्यूमेरिकल में अगर एफ का गलत पुट कर दिया तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अपन क्या होता है स्मॉल एफ। ओके, तो ये कॉपी कर रखा है तो ठीक, नहीं तो अब कर लेना, मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। तो वैलेंसी फैक्टर को अपन किसी एसिड के लिए डिफाइन करते हैं वेरी फर्स्ट। तो किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि वो एसिड कितने H प्लस आयन दे सकता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश्ड बाय द एसिड पर मोल। एक मोल कितने H प्लस दे सकता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन्स फर्निश्ड पर मोल ऑफ द एसिड। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है तो इसका एक मोल 2 H प्लस आयन देगा, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इफ देर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो उसका एन फैक्टर 1 होगा। अगर नाइट्रिक एसिड है HNO3 तो उसका भी 1 होगा। ऐसे सिमिलरली किसी बेस का क्या होगा कि वो कितने OH आयन दे सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 हो जाएगा, इस तरीके से। थर्ड केस फॉर अ सॉल्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट के केस में कैसे फाइंड करेंगे अपन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। या तो कैटायन का चार्ज देखना है आपको या फिर एनायन का देखना है, चार्ज वैल्यू सेम आएगी, और लेकिन टोटल वैल्यू, टोटल कैटायन का चार्ज या फिर टोटल एनायन का चार्ज। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू फाइंड द एन फैक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हम इसको पहले ब्रेक करें, तो इसको ब्रेक करा तो वी कम टू नो इट कंसिस्ट ऑफ Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो टोटल चार्ज कैटायन पे कितना है 1, एनायन पे कितना है 1, तो एन फैक्टर ऑफ NaCl इज सेट टू बी 1, इसका एन फैक्टर 1 होगा। ओके, सिमिलरली ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसका जानना चाहते हैं अपन एन फैक्टर क्या होगा, तो इसको भी हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, कैसे ब्रेक होगा ये, Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। ये ब्रेक करना नहीं आता है किसी को, तो ये नीचे मैंने बता रखा है अलग से, तो अभी तो यहाँ देख लो। तो इसका एन फैक्टर हम जानना चाहते हैं इसका, तो देखिए क्या होगा। टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना दिख रहा है सभी को, 2 ही दिख रहा होगा। एनाइन पर भी 2 ही दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि एनाइन पर 1 ही दिखे। आई सेड टोटल, तो टोटल कितना है 2 × -1, तो इट विल बी 2, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका चाहिए आपको एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, तो इसको ब्रेक कर दिया हमने इस तरीके से ये। ठीक है, ब्रेक कैसे होता है कि ये जो नीचे लगा होता है ना सबस्क्रिप्ट में नंबर, वो तो बताया था कि कितने टाइम से वो, कि देर आर 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 3 सल्फेट आयंस आर देयर, और ये जो नंबर है फिर इनके चार्ज बन जाते हैं क्रिस क्रॉस करके, मतलब ये 2 इसका चार्ज होगा और ये वाला 3 इसका चार्ज है। ठीक है, ये नीचे जनरल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। पहले तो मेरे को ये बता दो, दिव्य कुमार का नाम आ गया, लेकिन दिव्य से नहीं पूछेंगे हम क्वेश्चन, चिंता मत करो। कृति बताओ इसका एन वैलेंसी फैक्टर क्या होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। इसका वो बता दो वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा। टोटल चार्ज ऑन कैटायन, इस कैटायन पे टोटल चार्ज कितना दिख रहा है आपको, सर +3। एक बार फिर से देखो। एक बार और देखो यार, कैसे सही जवाब नहीं आ रहा आज, मतलब अभी देखो मानस सही जवाब दे देगा। हाँ मानस, व्हाट्स टोटल चार्ज ऑन कैटायन, 6 है भाई। एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है, बट देर आर 2 एल्यूमिनियम एटम्स, 2 एल्यूमिनियम आयंस, तो 2 3 6 करना पड़ेगा ना। टोटल वर्ड नहीं होता तो फिर आप +3 बोलते, है ना। टोटल का मतलब ये नहीं इस कैटायन और एनायन का सम, टोटल का मतलब कैटायन पे टोटल कितना है। सिमिलरली एनायन पे टोटल पूछे तो एक सल्फेट पे 2 माइनस है, तो 3 सल्फेट पे कितना होगा 6 माइनस। चार्ज हमें कंसिडर मतलब साइन नहीं लेना है, वैल्यू आएगी 6। ये छोटी छोटी गलती मत करो भाई।
ओके, तो ये नोट कर लो, नहीं करा हो तो। अब मैं एक इन जनरल एग्जांपल देके बता रहा हूँ ना, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही कि मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, ये 2 कैसे आ गया, ये 3+ कैसे आ गया, ये अगर ब्रेक करना नहीं आ रहा है आप लोगों को तो बहुत दुख की बात है, बट मैं फिर भी आपका दुख कम कर देता हूँ, है ना। ये मान लेते कोई इन जनरल सॉल्ट है हमारे पास, कौन सा, AXBY टाइप्स का, वी हैव AXBY टाइप सॉल्ट, ये कोई सॉल्ट है हमारे पास। तो ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि ये x नंबर्स ऑफ A, साफ नहीं दे रहा है, ये x नंबर ऑफ A हो जाएगा। तो देखो x नंबर ऑफ A, यहाँ y लग रहा मतलब y नंबर ऑफ B आर देयर। अब ये y है ना, इसका चार्ज हो जाएगा कैटायन का, और ये x इसका चार्ज हो जाएगा। ऐसे क्रिस क्रॉस करना है, बस कर लोगे, बोलो। इस तरीके से क्रिस को कैटायन और आयन में चेंज करना है। हाँ, क्रिस क्रॉस करना है, मतलब जो इसका नंबर है ना वो उसका चार्ज हो जाएगा, और y क्या था, नंबर ऑफ B, तो y क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ द A, इस तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो इसी के बाद है। जैसे सपोज आपको ब्रेक करना है किसको, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट को ब्रेक करना है सपोज आपको। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला तो आता है Ca3PO4 ऑल ट्वाइस। इसको ब्रेक करना है सपोज आपको, तो कैसे ब्रेक करेंगे अपन। अब देखो, ये ब्रेक करना नहीं आएगा तो आप वेंटो फैक्टर भी नहीं बता सकते अच्छे से, तो ये सीख लो, नहीं आता हो तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 3 एटम्स ऑफ कैल्शियम आर देयर। तो पहले तो क्या कर दो, थ्राइस ऑफ Ca, अभी चार्ज मत लगाओ, और फिर फॉस्फेट कितने हैं, 2 ऑफ फॉस्फेट। ओके, अब ये 2 क्या हो जाएगा, इसका चार्ज, आगे हमेशा कैटायन होगा तो प्लस आएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, इसका चार्ज। तो देखो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 3 2 6 पॉजिटिव एंड 2 3 6 नेगेटिव। तो आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट शैल बी द वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 6। ओके सर हम्म, सर जो 3 माइनस चार्ज है ये पूरे फॉस्फेट पे या फिर सिर्फ पी पे? ये जानने के लिए फिर आपको और आगे पढ़ना पड़ेगा। रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया था ना मैंने, ये पूरे फॉस्फेट पर है ये। हाँ बोलो। सर नोट करना था, ऊपर कर लो। पेपर का नोट नहीं करा, करो। नहीं सर, सर वो सर एक बार इसका स्ट्रक्चर बता दो SO4 का। एक मिनट रुको जरा, क्या कहना चाह रहे सर हो। वो ऊपर F से था ना, हाँ हाँ, वो वाला, यहाँ से। बस इससे ऊपर जो सर जैसे कि H2SO4 बन रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये जानने के लिए आप है ना केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाएं आप। सर एक बार अभी ऐसे बता दो। ऐसे कैसे बता दूं यार, सर ऐसे बता दो, मतलब 1 मिनट के बाद। चलो रफली बता दूं ये कहना चाह रहे हो आप, है ना। हाँ सर। ये होता है सल्फेट आयन। अब H2SO4 बनाना है तो ये माइनस हटा के H लगा देना दोनों जगह। फॉस्फेट आयन ये हाँ होता सर है, मैं यही सोच रहा था इतनी देर से। PO4 था ना फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव, ये होता है फॉस्फेट आयन। बायो के बच्चे आपको तो आना चाहिए यार फॉस्फेट आयन क्या होता है। सर मैंने सल्फेट का पूछा। अच्छा सल्फेट का पूछा था क्या आपने। हाँ सर हो गया। वैसे ये भी सीखेंगे अपन स्ट्रक्चर, P ब्लॉक चैप्टर है हमारे, उसमें सीखने वाले हैं ना। तो अभी स्ट्रक्चर नहीं आते तो कोई बात नहीं, बस आपको अभी चार्ज की वैल्यू आनी चाहिए ना। तो ये कुछ और आसान दे रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ इसका कोई भी मुझे गलत जवाब नहीं दे। तो मैं सबसे पहले कॉपर सल्फेट का पूछने जा रहा हूँ। मानस से मैंने पूछ लिया, मोहक से पूछा जा रहा है। भाई मोहक बताओ ज़रा कैसे टूटेगा ये कॉपर सल्फेट, जल्दी बोलो, टाइम तो यूँ ही जा रहा है। हाउ डज इट डिसोसिएट। 1Cu प्लस 4SO। नहीं ये 4 है ना, इसका कॉफी हाँ सर, देखो 4Cu। ना, इट्स अ सिंगल सल्फेट पूर सिंगल ही है। ये O के साथ है 4, पूरे के साथ नहीं है। जैसे यहाँ देखो ना PO4, तो इस 4 को थोड़ी अलग करा था मैंने। SO4 तो एक सिंगल एंटिटी होती है। अब बात आती है चार्ज क्या लगाओगे आप। यहाँ तो दोनों का कॉफिशिएंट 1 1 है,
इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका भी 1 है, तो चार्ज लेकिन प्लस वन माइनस नहीं है यहाँ पर। यहाँ -1 नहीं लगेगा। नहीं, ये थोड़ा सा 1 1 के केस में वैलिड नहीं है ये वाला रूल। तो इसमें आपको किसी एक का चार्ज पहचानना पड़ेगा। तो आप शायद वेरी वेल जानते हैं सभी, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। 2 minus. तो फिर उसका जस्ट अपोजिट कहाँ लगाना है? Cu2+ पर, है ना। ये 1:1 रेशो में नहीं समझ पाओगे आप कि 1:2 होगा या 1:1 होगा, क्योंकि ये तो सिंपल रेशो कर लेता है, तो फिर यहाँ नहीं चलेगा आपको। हाँ, लेकिन इसमें बता सकते हो आप। हाँ भी हर्षल बताओ ज़रा, ये कैसे टूटने वाला है? सर इसमें जस्ट अपोजिट क्यों लगाया? क्योंकि कटायन और अनायन पे तो अपोजिट ही होता है ना। और जिसका एन फैक्टर तो लिखा ही नहीं मैंने, एन फैक्टर हो जाएगा इसका 2। चलो फिर मुझे अब मोहक, हाँ मुस्कान बताएगी मेरे को। इसको ब्रेक करो मुस्कान, NiNO3 होल ट्वाइस को। So Ni charge +2. नहीं अभी चार्ज में बताओ, पहले नंबर बताओ। तो ये 1, Yes sir. 2NO3. अब देखो यहाँ पर भी, हाँ यहाँ तो आप चार्ज बता सकते हो कि ये वाला जो 2 है वो किसका चार्ज बनेगा? So Ni. इसका है ना, Ni का। तो ये हो जाएगा Ni2 पॉजिटिव। अब बात आती है यहाँ पर कितना चार्ज आएगा। तो Ni का नंबर क्या था? 1 Yes sir. -1 आ जाएगा ऐसे। तो देखो टोटल पॉजिटिव इज 2, टोटल नेगेटिव इज ऑल्सो 2। सो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। सर एक बार ये एन फैक्टर वापस बता दो कैसे निकलेगा। ये मैं वापस ही बता रहा हूँ, शायद मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार पहले से। कहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई मुझे बताओ। सर अब इसका 2 कैसे आया? जैसे एन फैक्टर क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन कौन है आपकी नज़र में, पहले बताओ। Ni या NO3? कौन कैटायन इन दोनों में से आपके लिए? सर एन है। Ni है ना, ये कैटायन है। तो इस पर कितना चार्ज दिख रहा है आपको? 2+ ही तो दिख रहा है, बस। तो 2 आ गया। आप इसका भी चेक कर सकते थे, तो इस पर भी 2 ही है नेगेटिव। एक NO3 पे -1 है, तो 2 NO3 पर तो कितना होगा? 2 × -1 तो -2 ही होगा। तो बोथ हैव द सेम चार्ज, तो किसी एक का टोटल चार्ज लेना है आपको। सिमिलरली AgNO3, तो ये कैसे ब्रेक होगा? देखो Ag + NO3-, ठीक है ना। अब इसमें आपको NO3 का चार्ज पहचानना पड़ेगा। अगेन यू कांट अप्लाई दिस AxBy वाला फॉर्मूला, है ना। यहाँ से तो 1:1 ही आने वाला है, तो कोइंसिडेंटली यहाँ सही हो जाएगा। बट फिर भी आप एनाइन को पहचान लिया करो कि एनाइन पे जो होगा ना चार्ज, उसका अपोजिट कैटायन पे होगा। ओके, अब तो कर लोगे ब्रेक, बहुत ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा। तो ये जी कहाँ गया इसका? बढ़े आगे बढ़े, बोलो। यस सर। चलो एक लास्ट एग्जांपल और बताए ना। मोहक ने अगर सही बता दी अब की बार, तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया। सही है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ZnSO4, इसको ब्रेक करो सबसे पहले। बोलो जल्दी बोलो। Zn + SO4। अब बात आती चार्ज की, वो क्या आएगा? तो यहाँ फिर से 1 1 आ गया ना कोफिशिएंट दोनों का। ये भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है। तो अब आपको डाउट हो रहा है कि +1 -1 होगा, या +2 -2 होगा, या +3 -3 होगा। जब ऐसा आ जाए, पूरी बात सुन लो, अगर कैटायन एनायन का रेशो 1:1 आ जाए, किसका रेशो? कैटायन एनायन का रेशो 1:1 आ जाए, तो इन दैट केस हमें कैसे पता चलेगा चार्ज वैल्यू क्या है? क्योंकि 1 1 रेशो तो सब केस में आता है, 2 2 केस में भी 1 आएगा, 3 3 में भी 1 1 आएगा। तो फिर आप है ना एनायन को पहचान लो। तो यहाँ सल्फेट को पहचानो आप, सल्फेट पे कितना चार्ज है ये अब आपको याद होना चाहिए। कितना होता है सल्फेट पे चार्ज? -2। तो इसका जस्ट अपोजिट इसको दे दो। क्लियर? चलो फिर बात चली है, तो मैं एक और पूछ लेता हूँ फिर। हाँ, 1 मोर। एक सेकंड, थोड़ी जगह कम है। वह चलो अब नहीं पूछ रहे, बहुत हो गया। अब हमें किसी सर आयन, आपने उकसा कर मना कर दिया। वो मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि फिर आप लोग है ना अटक जाओगे, फिर आपका विश्वास उड़ जाएगा और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ बट कॉन्फिडेंस आ ही गया तो फिर कॉन्फिडेंस बना रहे। नहीं, एक तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया था ये वाला एग्जांपल देख के, चलो कर लेंगे।
लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ टूट गया, ये 1:1 रेशो आ गया तो, या 2:2 का रेशो आ गया। तो प्रॉब्लम यही होती है ना, कुछ भी रूल बनाते हैं वो प्रॉब्लम करने वाले पहले आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, लेकिन आप विश्वास बनाए रखिए, मतलब हो जाएगा। कुछ चीज़ें क्या एक्सपीरियंस से आती है, जैसे आप ज़रूरी नहीं आपको रूल्स आते हैं, बट आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो कि NO3 माइनस होगा, He प्लस होगा। ऐसे ZnSO4 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। ये एक्सपीरियंस से आ जाती थी धीरे। एक्सपीरियंस का मतलब नहीं 4-5 साल, मतलब इसी साल आ जाएगा आपको, बस आप बार बार इनसे जान पहचान बनाते रहो। या द वन मोर n फैक्टर इन केस ऑफ एन आयन, किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, सिंपली द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ये तो सबसे आसान है। जैसे Cu2 प्लस आयन का आपसे पूछे तो आप क्या कह दोगे कि इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। Fe3 प्लस का क्या होगा, 3 होगा। n फैक्टर के आगे कभी साइन नहीं लगाते हैं ना। अब SO4 2 नेगेटिव का क्या होगा, तो 2 होगा। क्लियर? तो किसी भी आयन का n फैक्टर भी अपन को निकालना आ गया। नाउ द लास्ट वन एंड द इम्पोर्टेंट वन, एक और समझेंगे अपन। अब हमें किसी भी गैस, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सब का फाइंड करना है। तो सीधा सा फंडा है कि पर मोल, 1 मोल गैस, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, अब ये बात एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट देखो ज़रा, ये हाइड्रोजन है ना, H2 गैस होती है, अंडरस्टूड है, लिखा नहीं मैंने जी यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो रही है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस हाइड्रोजन का n फैक्टर क्या होगा। तो क्या, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। अब इसने तो लूज करें फिलहाल पर मोल, तो इसका एक ही मोल है, तो एक मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, ये इक्वेशन दे रखी है आपको सामने, ये इक्वेशन है, और आपसे पूछ रहे हैं इस H2 का n फैक्टर क्या होगा। तो अब आप क्या कहोगे, अब लॉस्ट थोड़ी कहोगे, अब तो ये कहोगे ना गेन, कि जब ये बना तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, तब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो फिर से इसका n फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। एग्जाम्पल से ही समझ में आती चीज़। आप चाहते हो कि मैं तो ये रूल्स पढ़ के चला जाऊँ, तो नहीं होगा आपसे, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। हुआ क्लियर थोड़ा सा? सर हम्म ये कैसे पता पड़ेगा किस में गेन लेना है, किस में लॉस लेना है? ये भी थोड़ी, ये इक्वेशन देख के पता चल जाएगा। जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है तब आपसे पूछा जा रहा है ना, इक्वेशन देखने से पता चलेगा, या फिर ये पता होना चाहिए कि एनोड पे हो रहा है या कैथोड पे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी अपन बता देंगे। अगर एनोड पे होगा तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी ऑक्सीडेशन की, अगर कैथोड पे H2 आ रही है तो फिर ये वाली इक्वेशन होगी ऐसे। और सिंपल H2 बोल दिया तो फिर आप कैसे भी बता दो, लूज करके बता दो चाहे गेन करके बता दो, इक्वेशन दी नहीं और सिंपली आपसे पूछ रहे हैं H2 का n फैक्टर क्या होगा हाइड्रोजन का। तो फिर आप क्या चाहो तो जैसे ये वाली इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बता दो, चाहो तो इस वाली रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बता दो। ठीक है, सिमिलरली वन मोर एग्जांपल इज दियर ना, क्लोरीन का पूछा आपसे, तो ये इक्वेशन देख के अगर पता चलता है आपको तो 2 आएगा, ऐसे लिखा हुआ है तब भी 2 आएगा। और सिंपल Cl2 देकर पूछ लिया आपसे तब भी आपको क्या बताना है, 2 ही बताना है, क्योंकि गैस होगी तो कहीं ना कहीं तो लिबरेट होगी वो एनोड कैथोड पे। सोचा नहीं था इन फैक्टर में इतना टाइम लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लग गया और अभी तो ख़त्म भी नहीं हुआ। सर हम्म सर अगर H2 में से 2